जय साथियों, आज से आपको हम एनसीईआरटी का सार संग्रह स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये आपका इसमें कक्षा देखिए 6 से लेकर आपका 12 तक का इसमें शामिल है। और ये आपका वन लाइनर होगा। तो आज से आपका ये बुक जो है ये आपको हम करवाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए आपका ये महेश वर्णवाल का एनसीईआरटी का सार संग्रह है। इसमें देखिए आपका सभी सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से वन लाइनर दिया है। ठीक है, देखिए आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था, देखिए भूगोल, इसमें आपका सभी विषय को टॉपिक वाइज दिया गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज सभी को आपको हम सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आज जो आपको हम टॉपिक लेकर आए हैं ये आपका है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको इसी तरह से आपका पूरे कंप्लीट करवा देंगे बुक को। ठीक है, तो आज ये मेरा पहला क्लास है और आप लोग बताइएगा क्या इसको कंप्लीट करवाना है या नहीं। ठीक है, और आज के क्लास के बाद आप लोग ये भी बताना है आपको ये क्लास कैसे लगा है, आगे आपको ये कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से आपका खास करके आपका जो भी बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आपको इसको भी आपको देख लेना चाहिए और वन लाइनर पढ़ने से आपका सारा कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट आपका है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये आपका पहला टॉपिक है, यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। ये थे आपका पुर्तगाली। ठीक है, प्रथम यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाली थे। सेकंड पॉइंट आपका है कि यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये क्या था आपका वास्को डी गामा के द्वारा। कब किया था, तो 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को कालीकट के केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि कालीकट बंदरगाह के तट पर किसके द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। तो याद रखिएगा वहां के राजा थे जमोरिन। ठीक है, तो वहां के स्थानीय शासक थे जमोरिन, तो उनके द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। अगला पॉइंट आपका है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो ये क्या था आपका कोचीन में। ठीक है, यानी इसको कोची कहते थे, अभी इसको कोचीन कहते हैं। ठीक है, तो पुर्तगाली अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, तो कोची में किया था। अगला पॉइंट है कि पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था। ये था आपका फ्रांसीसी द अल्मीडा। फ्रांसीसी द अल्मीडा 1505 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय बने। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट रखते आपका कि भारत में तंबाकू की कृषि प्रिंटिंग प्रेस की आरंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। तो यहाँ से आपको एक मिनट ध्यान रखना है कि भारत में जो तंबाकू की खेती है और प्रिंटिंग प्रेस है, इसका जो शुरुआत किया था वो किया था आपका पुर्तगालियों ने। ठीक है, इसीलिए इसका श्रेय जो है पुर्तगालियों को दिया जाता है। अगला पॉइंट आपका है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्ब्रुक को माना जाता है। इससे आप ध्यान रखिएगा, अल्ब्रुक को माना जाता है। अगला पॉइंट आपका है कि डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे। देखिए अब आ गया क्या, इससे पहले आपका अभी तक पुर्तगाली के बारे में था, अब आपका आ गया अगला कंपनी जो था डच। ठीक है, तो डच जो है भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे, तो सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अब यहाँ तक आपका कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको दिया गया है। तो विभिन्न देशों की खोजकर्ता, पहले आपका है भारत। तो भारत की खोज किसने किया, वास्को डी गामा ने किया है, वास्को डी गामा ने किया है। फिर अमेरिका की खोज किसने किया, तो कोलंबस ने किया है, ये स्पेन निवासी है कोलंबस। ठीक है, और आपका है ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया है, कैप्टन जेम्स कुक ने किया है, कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया है। तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने किया है, तो तस्मान किया है। ठीक है, न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज किसने किया है, तस्मान ने किया है। और केप ऑफ गुड होप जो दक्षिण अफ्रीका में है, इसका खोज किसने किया है, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड की खोज किया था। ठीक है, तो इससे ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा।
अगला पॉइंट आपका है कि हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? यह क्या था आपका? फ्रांसीसी द अल्मीडा। तो ध्यान रखिएगा आपको कि हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू किया था? ये क्या था आपका? फ्रांसीसी द अल्मीडा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो ये आपका नीलो दी कुल्हा के समय में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया। अगला पॉइंट आपका है कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में आपका अगला पॉइंट है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए कार्टेज अर्मेडा काफिला पद्धति आरंभ किया था। इसको आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आपका है कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? ये था आपका हॉलैंड के निवासी। वर्तमान में कहा जाए ये है नीदरलैंड। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि पुर्तगाल के बाद व्यापार करने के भारत में कौन आया था? तो डच आया था। और डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के निवासी थे। ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं आपका अगला पॉइंट। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कंपनी का नाम दिया है, यहाँ आपका उससे सम्मिलित देश का नाम दिया है, फिर आपका इसका स्थापना वर्ष दिया है, और यहाँ पर दिया आपका भारत में प्रथम फैक्ट्री दिया है। पहला आपका है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको शॉर्ट में कहते हैं एस्तादो द इंडिया, यानी पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे इसी का आपका नाम था एस्तादो द इंडिया। ये किस देश का कंपनी थे? पुर्तगाल के थे। तो प्रश्न आपके एग्जाम ऐसे आता है कि एस्तादो द इंडिया किस देश के कंपनी का नाम है? ये आपका पुर्तगाल का। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1498 इसमें स्थापना हुआ था। और प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो कोच्चि में स्थापित हुआ था। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है। ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी आता है, इतना बड़ा नाम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका फुल आपका नाम जो है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये ब्रिटेन की कंपनी थे और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री आपका सूरत में स्थापित किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपका अगला पॉइंट है तीसरा, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, यानी यही आपका जो डच कंपनी है, यही आपका कंपनी डच का, और ये आपका हॉलैंड के निवासी है। ठीक है, और इसका स्थापना हुआ था 1602 ईस्वी में, यानी इसको कहा जाए सही से तो आपका जगह डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना आपका 1602 ईस्वी में हुआ था। और इसने प्रथम फैक्ट्री अपना स्थापित किया था मछलीपट्टनम में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डच जो है अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में किया था। और कब किया था? तो 1602 ईस्वी में किया था। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपका है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए डच अलग है, डेनिश अलग है। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए ये आपका 1616 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम फैक्ट्री ट्रेकोबार यानी त्रावणकोर में स्थापित किया था। तो ध्यान रखना है डच जो है अपना पहला फैक्ट्री 1616 ईस्वी में स्थापना किया था। और यह पास कहाँ किया था? तो ट्रेकोबार में किया था। अगला आपका है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडस ओरिएंटस। ठीक है, द इंडस ओरिएंटस ये नाम है, ये फ्रांस की कंपनी है। इसका स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। तो ध्यान रखना है फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना कब हुआ है? तो 1664 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। और प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो सूरत में किया था। तो यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन मिला होगा कि अंग्रेज ने भी अपना पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। और यहाँ पर फ्रांसीसी ने भी अपना पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। यही कारण है कि आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच आपका
झगड़ा देखने को, लड़ाई देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो फ्रांसीसी कंपनी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया, इसका कारण है कि अंग्रेज ने पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था, तो उसने भी वहीं पर जाकर पहला फैक्ट्री स्थापित कर दिया। इसलिए ये आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हमेशा टकराव रहा है। ठीक है, ये तो आपका हो गया कंपनी। ठीक है, कंपनी का जो आपका स्थापना कब हुआ, ठीक है, कहाँ पर प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुआ, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब ये देख लेते हैं हम कि भारत में जो व्यापार करने आए थे यूरोपीय व्यापारियों ने, वो किस क्रम में आए थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका आया था पुर्तगाल आया था, उसके बाद कौन आया था, डच आया था, उसके बाद आपका ब्रिटिश आए थे, उसके बाद आपका डेनिश आए थे, उसके बाद आपका फ्रांसीसी आए थे, फिर आपका स्वीडिश आए थे। ठीक है, तो इस क्रम को आपको ध्यान रखना है, पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए पुर्तगाल के बाद कौन आया, डच आया, उसके बाद आपका अंग्रेज आया। लेकिन जो भारत में फैक्ट्री का स्थापना जो किया है, देखिए पुर्तगाल किया कब, 1498 ईस्वी में। उसके बाद क्या होना चाहिए आपका, डच आया ना, डच का होना चाहिए। ठीक है, यानी हॉलैंड जिसको बोलते हैं, इसका होना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपका ब्रिटेन ने आपको ना फैक्ट्री स्थापित कर दिया। तो देखिए आने में भले आपका पुर्तगाल के बाद डच आया है, लेकिन जो फैक्ट्री स्थापित किया है ना, वो आपका पुर्तगाल के बाद ब्रिटिश कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका डच अपना फैक्ट्री स्थापित कर पाया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्रम भी ध्यान रखना है, और कौन कब फैक्ट्री स्थापित किया, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं आपका कि यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया था, और भारत में सबसे अंत में 1961 में यहाँ से गए हैं। यानी ये चीज आपको ध्यान रखना है कि देखिए यूरोपियों में सबसे पहले आपका कौन आया था, तो पुर्तगाल आया था, और सबसे लास्ट समय भी गया कौन, तो पुर्तगाल ही गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, सबसे पहले पुर्तगाल आए और सबसे लास्ट में भी आपका पुर्तगाली ही गए हैं भारत से। ठीक है, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना आपको। अब चलिए देखते हैं आपका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई, ये दिया था आपका डच के द्वारा। ठीक है, डचों के द्वारा, यानी डचों का जो व्यापार का प्रमुख जो वस्तु थे वो क्या थे, तो वो थे आपका कपड़ा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपका है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ किया था, ये क्या था आपका डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ किसने किया, तो ये डचों ने किया है। अगला पॉइंट आपका है कि वर्ष 1759 में बेधारा के युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया, यह आपका हुआ था डच और अंग्रेज के बीच। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो 1759 में बेधारा के युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, तो ये आपका हुआ था डच और अंग्रेज के बीच, ध्यान रखना है। अगला आपका पॉइंट है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था, तो ये था आपका अकबर। और ये जो क्वेश्चन आपका है ना, ये आपका बीपीएससी में आ चुका है। ठीक है, बीपीएससी में ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है, तो ध्यान रखना है कि लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, उस समय भारत में देखा जाए सम्राट कौन थे, तो ये था आपका अकबर। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। एक सेकेंड, अगला पॉइंट आपका है कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश नागरिक कौन थे, ये था आपका कैप्टन हॉकिंस। कब आया था, तो 1608 ईस्वी में आया था। इसको भी ध्यान रखना है कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर कौन आया था, तो कैप्टन हॉकिंस आया था। किसके दरबार आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था, तो 1608 ईस्वी में आया था, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपका है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में किया था, बल्कि जबकि प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब देखिए प्रश्न यहाँ से आपको बनेगा कि ब्रिटिश के द्वारा जो है वह प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था,
ये क्या था आपका मछलीपट्टनम में 1611 में किया था। जबकि पूछा जाए आपका प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो सूरत में किया था 1613 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन आपका यदि ये प्रश्न बने कि ब्रिटिश के द्वारा भारत में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तब आपका आंसर सूरत ही होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था। ये किताब का सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला आपका पॉइंट है कि हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था। ये किताब का फर्रुखसियार के द्वारा, ठीक है, फर्रुखसियार के द्वारा जारी किया गया था। चलिए देखते हैं आपका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बॉम्बे द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 1661 में इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय, वह उसका विवाह जो है पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन से हुआ और उससे दहेज में जो है वो बॉम्बे द्वीप प्रदान किया गया। ठीक है, लेकिन जो चार्ल्स द्वितीय है उसने 1668 में क्या किया, इस बॉम्बे प्रांत को 10 पाउंड वार्षिक किराए में उसको क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको आते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं आपका यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था, तो ये था आपका बिहार। देखिए उस समय भी आपका बिहार का क्या महत्व है, तो जो सोडा का प्रमुख केंद्र था वो था आपका बिहार। ठीक है, सोडा और अफीम का। अगला पॉइंट देखते हैं आपका, यहाँ पर लिखा है शहर और इसके संस्थापक। देखिए कोलकाता, तो कोलकाता शहर के संस्थापक कौन थे, तो ये था आपका जॉब चार्नॉक। ध्यान रखिएगा, कोलकाता शहर के संस्थापक कौन थे, जॉब चार्नॉक थे। मद्रास के संस्थापक कौन थे, तो फ्रांसीसी डे थे। ठीक है, फ्रांसीसी डे मद्रास के संस्थापक है। नई दिल्ली के संस्थापक कौन है, तो एडविन ल्यूटियस और हर्बर्ट बेकर। एडविन ल्यूटियस और हर्बर्ट बेकर ये दिल्ली के संस्थापक है। और बॉम्बे के संस्थापक कौन है, ये है आपका गिराल्ड अग्नियार। ठीक है, गिराल्ड अग्नियार जो है वो आपका बॉम्बे के संस्थापक है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपका मैच तक कॉलम में प्रश्न आ सकते हैं और आते भी है एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये अब मेरा पहला क्लास है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा यह क्लास आपको कैसे लगा। ठीक है, उसके बाद हम आपके रिस्पांस के अनुसार आपको इस पूरी बुक जो है, पूरे बुक को सब्जेक्ट वाइज आपको हम सोल्व करवा देंगे। ठीक है, आपको जो है ये बुक को पूरे आपको हम सब्जेक्ट वाइज सभी विषय को हम एक साथ आपको सभी विषय को कवर करवा देंगे। तो ये डिपेंड आप पर करते हैं कि आपको ये क्लास कैसे लगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए आपका अगला पॉइंट आपका है जो वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी के स्थापना किसके प्रयासों से की गई, तो कोलवर्ट के प्रयासों से किया गया था। ध्यान रखना, फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना किया था वो कोलवर्ट के प्रयास से किया गया था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई, ये क्या था, लुई 14वें के समय फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना हुआ था। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी, ये क्या था आपका सूरत में। कब किया था, तो 1668 में किया था। 1668 में सूरत में आपका फ्रांसीसी द्वारा प्रथम फैक्ट्री का स्थापना किया गया था। तो ये जगह का नाम भी ध्यान रखिएगा सूरत, और डेट भी ध्यान रखिएगा 1668। अगला पॉइंट आपका है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। ठीक है, तो इसी भी ध्यान रखना आपको। इसी का प्रयोग आगे जाकर आपका
अंग्रेज ने किया था। ठीक है, जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था पहले कि भारत के राजाओं को आपसी विवाद में उलझा करके लड़ाना और उसका फायदा उठाना, ये शुरुआत किया था कौन? तो डुप्ले ने किया था। ठीक है, लेकिन इसी का जो प्रयोग है वो किया था कौन? तो अंग्रेजों ने इसका बहुत उपयोग किया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर अपन आपका है फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया था? तो पांडुचेरी में बनाया गया था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? ये था आपका फ्रैंको मार्टिन। अगला पॉइंट आपका है कि पुर्तगालियों को सैलो के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? पुर्तगालियों को सैलो के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? ये क्या था आपका? थॉमस वेस्ट ने। अगला पॉइंट आपका है कि वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था, अंग्रेज ने किसे पराजित किया? तो फ्रांस को पराजित किया। ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये भी प्रश्न जो आपका है बीपीएससी एग्जाम में आ चुका है कि वांडीवास के युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये आपका हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ठीक है, जिसमें अंग्रेज ने फ्रांसीसी को हरा दिया था। अगला पॉइंट आपका है कि कर्नाटक का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? ये भी आपका अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था कर्नाटक का युद्ध। अगला पॉइंट आपका है कि प्रथम कर्नाटक के युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो एक्सला सैंपल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है उसकी समाप्ति जो हुआ था यह आपका हुआ था एक्सला सैंपल की संधि के तहत। यह आपका 1748 इसमें हुआ था। अगला पॉइंट आपका है कि बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? यह था आपका अलब्रुक। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है कि बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? ये था आपका अलब्रुक थे। ठीक है, जिससे कि आपको ध्यान रखना है। फिर आपका अगला जो है कुछ महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है। ठीक है, बहुत कर्नाटक युद्ध जो आपका हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, इसी का आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। पॉइंट आपका देखिए यहाँ पे लिखा है क्रम, यानी प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक। 3 आपका युद्ध हुआ था, कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके बीच? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक का युद्ध क्यों हुआ था? पर ये देखिए कब हुआ था? तो 1746 से 1748, 1746 से 1748 के बीच प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? इसका कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए यह युद्ध हुआ था। किसके बीच? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ये आपका हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था आपका। क्यों हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। संधि किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो एक्सला सैंपल की संधि कब हुआ था? 1748 में। ठीक है, और इसका परिणाम क्या है? ये अनिर्णित रहा, यानी इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया था। दूसरा आपका हुआ था दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच। क्यों हुआ था? तो कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध, यानी कर्नाटक के उत्तराधिकार के कारण ये युद्ध हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। और ये जो आपका समाप्त हुआ कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ये किस संधि के तहत हुआ? तो पांडुचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। इसका डेट ध्यान रखिएगा, 1755 में यह संधि हुआ था, पांडुचेरी की संधि। और इसमें एक परिणाम क्या रहा? तो ब्रिटेन मजबूत स्थिति में इस समय रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, यह आपका 1756 से 1763 के मध्य हुआ। ये क्यों हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। ठीक है, ये आपका देखिए किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और यह संधि कब हुआ था? 1763 में पेरिस के संधि हुआ था। और इसमें क्या हुआ? इसमें परिणाम यह रहा कि फ्रांस की पराजय हो गई। ठीक है, यानी कर्नाटक के तीसरे युद्ध में क्या हुआ?
तो इसमें फ्रांसीसी का पराजय हुई, ठीक है, और अंग्रेज इसमें विजय प्राप्त किए। और यह आपका जो तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है ये आपका पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। अगला प्रश्न आपका है कि अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया है। ये तो हम लोग पहले ही देख चुके थे, ठीक है। तो ये जो आपका अभी हम जो टॉपिक समाप्त किए हैं ये था आपका भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है। ये आपका टॉपिक का नाम था भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो इस टॉपिक का हम लोग पूरा देख लिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको सभी पॉइंट याद हो जाएंगे। इसमें कुछ हमें सुधार करना होगा तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि इसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये पहली बार आपको क्लास करवाए हैं, पहली बार हम सोचे हैं कि इस बुक को क्यों ना सोल्व करवाया जाए जिससे आपको बेनिफिट मिले एग्जाम में, ठीक है। देखिए इसमें आपका जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आपको इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और ये जो बुक है अभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मार्केट में जो है ना बहुत ही आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपका 1 लाइनर जो क्वेश्चन है सीधा आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हम सोचे आपको क्यों नहीं इसको हम रिवाइज करवा दें एक बार, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को जिससे आपके एग्जाम में फायदा मिल जाए, ठीक है। चाहे आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपका बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्जाम के लिए आपका ये काम आएंगे, ठीक है। पीआरटी हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9 to 10 हो, सभी में आपका ये आपका जीएस काम करेगा। तो आप लोग हमें सुझाव दीजिएगा कि क्या इसमें हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ये तो हम आज आपका एक के सैंपल के रूप में आपका शुरू किए हैं, ठीक है। आगे आपको हम एक ही क्लास में पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। आगे आपको हम एक ही क्लास में जो है ये आपका पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हम समाप्त कर देंगे। ये तो मेरा आज ये ट्रेलर था एक तरह से, ठीक है। आप लोग बताना है कि क्लास को कैसे लगा, ठीक है, इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जिससे हम सुधार कर सके और आपको हम आगे इस क्लास को कंप्लीट रेगुलर आपको चलाते रहे। तो देखिए आप लोग कहिएगा तो इस बुक को हम पूरे कंप्लीट आपको सभी विषय को साथ में आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, सभी विषय को साथ में लेकर, ठीक है। तो इससे आपको ये होगा कि सभी विषय पर हो पकड़ हो जाएगा और आपको रिवाइज करने भी आसानी रहेगा। मान लीजिए कोई ये बुक को बनाते हैं तो आपको इस वीडियो के थ्रू आप रिवाइज आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मेरा यही उद्देश्य है, इसलिए आपको हम ये क्लास लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसे लगा और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।